इंटू वन, वन है नहीं, वन तो हम ले रहे हैं, वन तो आप किसी भी डिजिट के साथ ले सकते हो, जैसे 10 है ना, 10 इंटू वन भी 10 ही होता है, तो चाहे 10 लिखो चाहे 10 इंटू वन लिखो, यानी किसी भी डिजिट में आप वन की मल्टीप्लाई करोगे कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसी भी डिजिट को वन से डिवाइड करो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं यहाँ कर क्यों रहा हूँ, ये जो मेरे पास 3 इंटू टू है इसके साथ मैं वन क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे सारी चीज फैक्टोरियल की फॉर्म में चाहिए। फैक्टोरियल की फॉर्म में क्यों चाहिए, क्योंकि टेलर सीरीज फैक्टोरियल की फॉर्म में, टेलर सीरीज फैक्टोरियल की फॉर्म में क्यों है, टेलर सीरीज फैक्टोरियल की फॉर्म में इसलिए है क्योंकि आगे टेलर सीरीज की जहां जरूरत पड़ती है वो चीजें इतनी बड़ी हो जाती हैं, चीजें इतनी बड़ी हो जाती है कि बिना फैक्टोरियल के हम लिखेंगे तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। ये तो छोटी डिजिट है ना 3 इंटू टू, पर ये सीरीज छोटी थोड़ी है, सीरीज तो डॉट 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 डॉट, बीच में तो लाखों करोड़ों खरबों डॉट्स है ना, तो लाखों करोड़ों खरबों जो डॉट्स हैं, ये छोटी सी डिजिट कितनी बड़ी हो जाएगी, अभी 2 इंटू 3 है, फिर आगे 4 होगा 5 होगा, कितनी बड़ी डिजिट है, उसको लिखना पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम हर जगह आपके दिमाग में आ रहा होगा 6 क्यों नहीं लिख रहे हैं, फैक्टोरियल क्यों लगा रहे हैं, क्या है, क्यों जरूरत है इतने दिमाग में मत्था पच्ची करने की। जरूरत इसलिए है क्योंकि जितनी चीज आपको दिख रही है ना उतनी है नहीं, इन दो डॉट्स के बीच में करोड़ों अरबों संख्याएं हैं, और इतनी बड़ी बड़ी संख्या है कि बिना फैक्टोरियल के आपकी और मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी लिखते लिखते। दुनिया के सारे पेपर्स, दुनिया में जितने पूरे वर्ल्ड के अंदर जितने पेपर है ना वो सारा पेपर खत्म हो जाएगा, लेकिन उनके बीच की डिजिट्स हम लिख नहीं पाएंगे, सारी इंक खत्म हो जाएगी, सारे लोगों का सारा जीवन खत्म हो जाएगा। मेरी बात में विश्वास नहीं आ रहा होगा तो किसी वैज्ञानिक से बात पूछ के देखना, क्या इसके बीच की जो डिजिट्स है, अगर किसी कोई साइंटिस्ट से आपकी मुलाकात होती है तो पूछना कि क्या इनके बीच की डिजिट लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, इम्पॉसिबल है। रामानुजन ने बताया था कि दो डिजिट के बीच में इनफाइनाइट नंबर होते हैं, ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी, तो इनके बीच में इनफाइनाइट नंबर, इनफाइनाइट नंबर्स को कैसे लिखोगे, असंभव है लिखना अगर आप लिखने लगोगे, इसलिए फैक्टोरियल का यूज करते हैं, ये फैक्टोरियल में बड़ी से बड़ी डिजिट को छोटा सा करके लिख देते हैं। तो बेसिकली ये जो वैल्यू है हमारे पास थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव ये है, तो 3 इंटू टू को हम 1 भी लगा सकते हैं, यानी अगर 3 इंटू टू लिखा है तो 1 लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर ये इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 3 फैक्टोरियल, तो बेसिकली इसमें 1 लगा के 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। अब ये जो 3 इंटू टू है ये मैं इधर लेके आ रहा हूँ, 3 इंटू टू 1 अपनी तरफ से लगाया, ऐसे नहीं लिखेंगे, लिखेंगे 3 फैक्टोरियल, ठीक है, a2। तो ये पूरा कैलकुलेशन लिखने की जरूरत नहीं है, आप अपने दिमाग में कर लेना, 3 समझा तो मैंने दी है, 3 इंटू टू 1 लेंगे तो 3 फैक्टर हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल a2 से नीचे आएगा क्योंकि मुझे सॉरी ये a3 है, a3, तो ये a3 है। अब यहाँ पे हमने क्या करा, a3 की वैल्यू भी हमने निकाल ली है, तो सीधा सीधा ऐसे इंप्लाइज दैट डाल के कौन सी वैल्यू लिखनी है, ये लिखना है, मेरे पास जगह नहीं है, पिछड़ पिछड़ हो जाएगी बहुत ज्यादा। ऐसे ही यहां से आप an की वैल्यू निकालो, किसकी वैल्यू निकालो, an की, तो an की वैल्यू क्या होगी, n फैक्टोरियल नीचे आ जाएगा, fn और n फैक्टोरियल। तो अब करना क्या है आपको, बस टेलर सीरीज आपकी खत्म हो गई, देखो करना ये है, आपके पास a0 की वैल्यू आई, a1 की आई, a2 की आई, a3 की आई और an की वैल्यू आई, ये सारी वैल्यू आप यहां पुट कर दो, कहां पुट कर दो, यहां पे फर्स्ट इक्वेशन में, तो लिखना पुटिंग वैल्यू ऑफ a0, a1, a2, a3 डॉट 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 an इन इक्वेशन 1। तो ये जो वैल्यू है यहां से n हटा देना, आपके पास fx बचेगा, और a0 की वैल्यू क्या आई है, fa, a1 की वैल्यू क्या आई है, a1 की वैल्यू आई है f प्राइम a डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल और इनटू x माइनस a। a2 की वैल्यू क्या आई है, a2 की वैल्यू आई है ये f डबल प्राइम डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल x माइनस a का स्क्वायर प्लस a3 की वैल्यू क्या है, ये है, इसको भी आप पढ़ देते हैं,
3 फैक्टोरियल। अभी ये 4 है, जरूरत नहीं है सबकी वैल्यू लिखने की, बाकी इसकी भी लिखनी चाहो तो मैं लिख के बता देता हूँ क्या है। इसकी हो जाएगी f फॉर a 4 फैक्टोरियल x माइनस a की पावर 4, फिर प्लस डॉट 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 प्लस लास्ट में क्या आएगा, ये जो हमारा a n है, a n की वैल्यू हमने निकाली थी f n n डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल इनटू x माइनस a। अब ये जो आपके पास सीरीज आ गई है ना, ये पूरी सीरीज, ये इसमें से आप ये लास्ट वाली वैल्यू को अगर भूल जाओ, इस वैल्यू को आप भूल जाओ, इस वैल्यू को आप छोड़ दो, लास्ट टर्म, ये कौन सी टर्म है, लास्ट टर्म, तो बाकी जो बची हुई है उसको टेलर सीरीज कहते हैं। टेलर सीरीज या फिर टेलर सीक्वेंस। तो ये बात समझ में आ गई आपको? आपको क्या बात समझ में आई? मैंने सारा प्रूफ करके बताया। प्रूफ करने के बाद ये जो मेरे पास सीरीज आई है, इसमें से लास्ट वाले सीरीज को अब भूल जाओ, भूल जाओ, भूल जाओ, भूल जाओ, तो बाकी जो चीज बचती है दैट इज टेलर सीरीज। बाकी जो सीरीज बचती है दैट इज टेलर सीरीज। तो नोट्स में कुछ देख लो, टेलर सीरीज कुछ नहीं, बिल्कुल ऐसी दिखती है जैसी मैंने यहाँ सामने लिख रखी है। तो ये है आपकी टेलर सीरीज, ठीक है। तो ये आपकी टेलर सीरीज है। अब बात ये आती है कि हम टेलर सीरीज में लास्ट वाली टर्म ले क्यों नहीं रहे हैं, इसके पीछे का क्या कारण है। तो इसके पीछे का एक बहुत ही सुंदर कारण है, वो कारण मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली हमने ये जो फंक्शन लिया है, ये फंक्शन पॉलिनोमियल है, ठीक है। लेकिन ये जो पॉलिनोमियल फंक्शन लेके हमने टेलर सीरीज निकाली है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से भी निकाली जा सकती है। मतलब हम साइन की फॉर्म में फंक्शन ले लें, कोस की फॉर्म में फंक्शन ले लें। जैसे फॉर एग्जांपल मैं फंक्शन ले लेता हूं ये a0 प्लस a1 साइन x माइनस a प्लस a2 साइन x माइनस a का स्क्वायर। इस तरह की ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की फॉर्म में हो सकती है, कोस की फॉर्म में हो सकती है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की फॉर्म में हो सकती है। ये फंक्शन हमने पॉलिनोमियल फंक्शन लिया है, बट जरूरी नहीं है पॉलिनोमियल फंक्शन ही हो। इकोनॉमिक्स में बाकी फंक्शन की जरूरत नहीं होती है टेलर सीरीज में, बट क्योंकि मुझे पढ़ाने से पहले ना, मैं जब आपको पढ़ाता हूँ, देखिए जब मैंने पढ़ा था तो मैंने बहुत सारी बुक्स अपने टाइम में नहीं पढ़ा था, क्योंकि मैंने स्कूल में मैथमेटिक्स लिया था। मैथ में मेरी बहुत अच्छी पकड़ थी, बहुत इंटरेस्ट था, और पकड़ इसलिए अच्छी थी कि मैं और मेरे फ्रेंड्स हम सभी मैथ पढ़ते बहुत ज़्यादा थे। मैथ के अलावा हम लोग कुछ पढ़ते नहीं थे, ठीक है। फिर ग्रेजुएशन में भी मेरे पास मैथ था, तो उस टाइम मैंने ग्रेजुएशन में से वही किताबें पढ़ी, इकोनॉमिक्स ऑनर्स जब करा था, जो रेफरेंस बुक होती थी वही पढ़ी, एमए में फिर रेफरेंस बुक पढ़ी। लेकिन अब क्योंकि आप पढ़ाने के लिए सिर्फ रेफरेंस बुक पढ़ के भी काम नहीं चलता है। हमारी सिलेबस में तो सारे ऑथर वो होते हैं जो इकोनॉमिक्स की बुक लिखते हैं, मैथमेटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स यानी मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स। लेकिन पढ़ाने के लिए हमें ऐसी बुक्स भी पढ़नी पड़ती हैं जो साइंस की फील्ड की हैं, यानी एमएससी में पढ़ाई जाती हैं, बीएससी में पढ़ाई जाती है। पढ़ाने के लिए सिर्फ रेफरेंस बुक जो इकोनॉमिक्स के, उनसे काम नहीं चलता है। तो मैं वो जो टॉपिक आपको पढ़ाने होते हैं, मैं वो बीएससी एमएससी की बुक से भी पढ़ता हूँ। मेरे पास काफ़ी सारी मैथमेटिक्स की बुक है, तो क्योंकि वो जब मैं पढ़ता हूँ तो मुझे पता चलता है कि हाँ ये जो टेलर सीरीज की ये भी यूजेज है। तो मैंने क्योंकि पढ़ा था इसलिए मैंने बताया, वो साइन की फॉर्म में भी हो सकती हैं और फॉर्म में भी हो सकती हैं, लेकिन उनका एक डिमेरिट है। डिमेरिट ये है कि अगर हम लोग पॉलिनोमियल फंक्शन की जगह कोई और फंक्शन लेते हैं, तो जो हमारी लास्ट टर्म होगी ना, जब हम अप्रोक्सीमेट निकालेंगे। एक और बात मैं दोबारा आपको रिपीट कर देता हूँ, मैंने स्टार्टिंग में भी करा था। ये जो फंक्शन हमने लिया है f सबस्क्रिप्ट में n fx, ये जो फंक्शन लिया है, ये एक
अप्रोक्सीमेट फंक्शन है किसका, एफ एक्स का, एट वैल्यू x इज इक्वल टू ए, जब x की वैल्यू a है उस पर, तो अप्रोक्सीमेट है। तो हमने पॉलिनोमियल फंक्शन लिया है, पॉलिनोमियल फंक्शन निकाल लिया है, तो हमारे पास लास्ट टर्म आई है और ये लास्ट टर्म एग्जैक्ट होगी। लेकिन क्योंकि मैथ की फील्ड में और भी बहुत सारे फंक्शन होते हैं, तो हम कोई और फंक्शन लेते हैं, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ले लिया, तो उस केस में जब हम अप्रोक्सीमेट करते हैं तो लास्ट वाली टर्म एग्जैक्ट नहीं आती है। एग्जैक्ट मतलब बिल्कुल जैसी है वैसी नहीं आती है। और ये जो टेलर सीरीज आपको पढ़ाई जा रही है, हमें इकोनॉमिक्स में पढ़ाई जा रही है, बट ये टेलर सीरीज एमएससी, बीएससी, बीटेक, एमटेक, बहुत सारे साइंस के कोर्सेज में होती है। तो बेसिकली हमें भी वहीं से लेके पढ़ाई जा रही है। तो इसलिए ये बताया जा रहा है कि अगर आपका कोई और फंक्शन है तो लास्ट टर्म एग्जैक्ट नहीं होगी। तो क्योंकि एग्जैक्ट होगी नहीं, तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम इस लास्ट वाले टर्म को इग्नोर कर देते हैं। लास्ट वाले टर्म को जब हम इग्नोर कर देते हैं तो वो हमारी हो जाती है टेलर सीरीज। तो टेलर सीरीज क्या होती है मैंने आपको समझा दिया है, बट अब आगे चलते हैं। अब देखो ऐसा है कि हमने लास्ट वाले टर्म को इग्नोर कर दिया है, बट हमेशा लास्ट वाले टर्म को इग्नोर नहीं करा जाता है। इसके पीछे कारण भी मैंने बता दिया है। क्यों इग्नोर करते हैं, क्योंकि अगर पॉलिनोमियल फंक्शन की जगह कोई और फंक्शन है तो अप्रोक्सीमेट के टाइम ये लास्ट वाली टर्म एग्जैक्ट मैच नहीं करती है। ठीक, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। जैसे टेलर सीरीज में हम ये लास्ट वाले टर्म इग्नोर कर देते हैं, हमेशा नहीं करते। बहुत सी बार हम इस टेलर सीरीज को इस लास्ट वाले टर्म के साथ ही लिखते हैं। तो जब लास्ट वाली ये जो टर्म है हमारी, सिर्फ आप इस पे फोकस करना है, बाकी सारी चीजें थोड़ी देर के लिए आप भूल दो। यहाँ पे स्टार यूज कराया जा रहा है, x के ऊपर भी स्टार यूज कराया जा रहा है, a नहीं लिखा जा रहा है यहाँ पे, ठीक। और x माइनस ए पावर n है, ठीक है। इस केस में जो लास्ट वाले टर्म है, कभी कभी टेलर सीरीज को लास्ट वाले टर्म के साथ भी लिया जाता है, जरूरत के अकॉर्डिंग लिया जाता है। और जब लास्ट टर्म के साथ लिया जाता है तो इसको बोलते हैं टेलर सीरीज विद लॉग्रेंज फॉर्म। क्या बोलते हैं, विद लॉग्रेंज फॉर्म ऑफ द रिमाइंडर, ठीक है। अगर टेलर सीरीज में हम लास्ट टर्म ये ले लेते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, टेलर सीरीज विद लॉग्रेंज फॉर्म ऑफ द रिमाइंडर। अब एक और बात, ये जो हमने x स्टार लिया है, x स्टार होता क्या है, तो आपका x स्टार होता है a, ये क्या है a प्लस थीटा x माइनस a। थोड़ा सा शोर हो रहा है, एक्चुअली ये जो हमारा ऑफिस है, इस बिल्डिंग में और भी फ्लोर्स हैं और भी लोग रहते हैं। बाकी जो फ्लोर है वो डोमेस्टिक हैं, एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। तो इस टाइम अभी जो क्लास रिकॉर्ड हो रही है, खाना वाना बनता है, तो किचन से थोड़ी बहुत आवाज़ आती रहती है। और अभी जब तक एसी नहीं लग रहा है, ठीक है, क्योंकि अभी एसी हमने यहाँ शिफ्ट करा नहीं है, सर्दी में ही ऑफिस ही ओपन करा था, तो एसी की जरूरत नहीं है। तो जब तक थोड़ी हवा पास हो जाए, मुझे वेंटिलेशन खोलना पड़ता है। और जब मैं वेंटिलेशन खोलता हूँ तो खटर-पटर की आवाज़ आ जाती है। एक दो दिन में हम एसी शिफ्ट कर देंगे, फिर जो वेंटिलेशन है कमरे का ये बंद हो जाएगा। देखिए ये वेंटिलेशन में अभी आपको दिखाऊंगा, यस ये वेंटिलेशन है, ये खिड़की आपको दिख रही होगी, ये तो ये फिलहाल मैंने खोल रखी है जिससे थोड़ी सी हवा दे रहे, सफोकेशन ना हो। पर जैसे आज या कल में मैं यहाँ पर एसी लगा दूंगा तो फिर इसको हम कर देंगे बंद, और फिर ये जो शोर शराबा है, ये शोर शराबा यानी खटर-पटर की आवाज़ नहीं आएगी। तो जो x स्टार है उसकी वैल्यू ये है a प्लस थीटा x माइनस a, और यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू होगी वो 1 और 0 के बीच में होगी। थीटा इज लेस देन और इक्वल 1 एंड थीटा इज मोर देन और इक्वल 0, ठीक है। और ये जो आपकी वैल्यू है, ये वैल्यू इसको हम Rn से डिनोट करेंगे। Rn मतलब रिमाइंडर,
रिमाइंडर, ठीक है, ये रिमाइंडर है हमारा। एक और बात कि x स्टार की वैल्यू a प्लस थीटा x माइनस a क्यों है, तो ये आपकी इग्नू की बुक में साफ साफ मोटा मोटा लिखा हुआ है, आप देख लो। ये जो एक्सप्लेनेशन है ये सिलेबस का पार्ट नहीं है, हमारे सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए मैं आपके साथ डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि हर चीज का हम मैथमेटिक्स में जो हमारे सिलेबस में नहीं है उसका भी मैं आपको रीजन दूंगा, तो फिर वो एमए इन इकोनॉमिक्स नहीं, एमए इन मैथमेटिक्स हो जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। आज की क्लास में अभी थोड़ा सा टाइम और लगेगा, बट आज के चैप्टर को खत्म ही कर लेते हैं ना। इस चैप्टर को खत्म। एक मिनट ब्रेक ले लो, मैं जरा पानी की बोतल ले लूं। देखिए, मैंने आपको टेलर सीरीज में जो भी चीजें थी मैंने समझा दी है, और नोट्स में कैसे लिखना है आप, सॉरी एग्जाम में कैसे लिखना है, तो नोट्स आप पढ़ोगे उसमें सारी चीजें बड़ी सिंपल से तरीके से समझाई गई हैं। बट एक दो बातें हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। वो बात क्या है? वो बात ये है कि हम ये जो टेलर सीरीज है इसको पढ़ क्यों रहे हैं, इसका यूज क्या है हमारी लाइफ में। तो देखिए, स्क्रीन में आप देखोगे तो मैंने कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है इफ यू वांट टू फाइंड द कंडीशन फॉर एक्सट्रीमा ऑफ द फंक्शन, कंडीशन ऑफ एक्सट्रीमा। तो एक्सट्रीमा आप लोगों में से कुछ लोगों के लिए एक नया वर्ड होगा, आई थिंक एक्सट्रीमा आप लोगों ने शायद पहले कभी सुना हो, पढ़ा होगा, तो मैथ के सेंस में इसका मतलब समझते हैं। जब एक्सट्रीमा का मतलब होता है किसी भी चीज की एक सबसे बड़ी वैल्यू और एक सबसे छोटी वैल्यू। मान लेते हैं कि आपके बैच में जब एग्जाम होते हैं, एग्जाम के बाद हम रिजल्ट देखते हैं, तो मैं आपसे कहता हूं कि आप बताओ सबसे कम नंबर किसके आए हैं, या फिर मैं कहता हूं कि सबसे ज्यादा नंबर किसके आए हैं। तो मैं यहाँ पर बात ये कर रहा हूँ कि सबसे कम नंबर और सबसे ज्यादा नंबर, तो मैं एक्सट्रीम वैल्यू की बात कर रहा हूँ। एक्सट्रीमा का मतलब होता है एक्सट्रीम वैल्यू, और एक्सट्रीम वैल्यू का मतलब होता है सबसे छोटी वैल्यू और सबसे बड़ी वैल्यू, यानी मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू। तो टेलर सीरीज का यूज किसी फंक्शन की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए होता है, ठीक है। उसके बाद if you want to find the approximate value of the coefficient of the function let polynomial, हम एक फंक्शन ले रहे हैं जो कि पॉलिनोमियल फंक्शन है, अगर हमें उस फंक्शन की कोफिशिएंट की अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी हो तो भी हम इसका यूज कर लेते हैं। तो ये है आपका टेलर सीरीज जो मैंने करा दिया है, ठीक है। एक और बात है इसके साथ, वो ये है कि जैसे हमारे पास फंक्शन था ये, और ये किसका अप्रोक्सीमेट है, इसका अप्रोक्सीमेट है। तो अगर हम वैल्यू लेते हैं, x की वैल्यू हम a लेते हैं, तो x की वैल्यू a लेने पर ये दोनों इक्वल होने चाहिए। x की वैल्यू a लेने पर अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इसका मतलब हमने जो अप्रोक्सीमेट करा है दैट इज फाइन, नहीं तो अदरवाइज ये ठीक नहीं है ना। अब इसके बाद आगे चलते हैं, तो आगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इट इज मीन वैल्यू थ्योरम। ये कोई नया टॉपिक नहीं है, इसको हम लोग 12th क्लास में एक चैप्टर होता है एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन या एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, मुझे याद नहीं है, बहुत टाइम हो गया 12th की बुक देखी हो, लगभग 10 साल से ज्यादा हो गए हैं। तो वहां पर मीन वैल्यू थ्योरम टॉपिक होता है, और एग्जाम में यहां से भी क्वेश्चन आ जाता है। देखिए 12 मार्क्स का क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया है कि आपको मीन वैल्यू थ्योरम बतानी है, टेलर एक्सपेंशन बताना है। टेलर एक्सपेंशन या फिर टेलर सीरीज एक ही बात है ना, एक ही बात है। तो टेलर एक्सपेंशन क्या है, ये मैंने आप 12 नंबर का क्वेश्चन आया था, तो 6 नंबर का टेलर एक्सपेंशन क्या है मैं आपको बता चुका हूँ, और
6 नंबर में है हमारा मीन वैल्यू थ्योरम। तो मीन वैल्यू थ्योरम समझते हैं। अब देखो एक बात है, मीन वैल्यू थ्योरम जो है, मीन वैल्यू थ्योरम पहले मैं आपको समझा देता हूँ क्या होती है। जैसे बहुत सारी थ्योरम होती है ना, हम स्कूल में एक थ्योरम पढ़ते हैं कि किसी भी ट्राइंगल के अगर हम तीनों एंगल, इस एंगल को, इस एंगल को, इस एंगल को अगर मैं ऐड करूं, तो किसी भी ट्राइंगल, कोई भी दुनिया में ट्राइंगल ले लो, उसके तीनों एंगल्स को आप ऐड कर दो, तो तीनों एंगल ऐड करने के बाद जो सम आएगा, जो रिजल्ट आएगा, दैट इज 180 डिग्री। तो ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री ही होता है, ठीक है। ट्राइंगल चाहे तुम्हारा ये हो, ये ट्राइंगल आपका ये हो, ट्राइंगल कोई भी हो, उसका जो सम आता है वो 180 डिग्री होता है। ये थ्योरम है, और ये थ्योरम का फिर प्रूफ भी कराया जाता है स्कूल में। तो बहुत सारी थ्योरम होती है, ऐसे ही मीन वैल्यू थ्योरम है, बट मीन वैल्यू थ्योरम का हमें प्रूफ नहीं कराया गया है। तो ये थ्योरम टोटली हमें रटनी पड़ेगी, और रटनी इसलिए भी पड़ेगी क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछी गई है, ठीक। तो ये थ्योरम क्या है, रट लो, ठीक है। जब मैं छोटा सा था, तो जिन आप में से जिनकी एज 30+ होगी, तो उन लोगों ने एक ऐड सुना होगा, अक्सर टीवी पे आता था, रट लो खांसी की गुणकारी दवा है कास मधु, कास मधु, कास मधु। तो ऐसे ही आपको रट लेना है, टेलर सीरीज रटना है, रटना है, रटना है। और टेलर सीरीज क्या होती है समझ लेते हैं। टेलर सीरीज ये कहती है कि अगर आपके पास एक फंक्शन है, ठीक है, और ये फंक्शन है, इट इज कॉन्टिन्यूअस। ये फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूअस है। कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है, देखिए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन किसको कहते हैं, किसको कॉन्टिन्यूअस नहीं कहते हैं, ये टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। ये चैप्टर नंबर है 4, और इसके बाद हम चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन, और चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे उसके बाद, दैट इज कंटिन्यूटी। मैंने कंटिन्यूटी आपको पहले नहीं पढ़ाई है, मैं बाद में पढ़ा रहा हूँ, लेकिन अगर हम मैथ का सीक्वेंस देखें तो डिफरेंशिएशन से पहले हमें कंटिन्यूटी पढ़नी चाहिए, बट मैं कभी भी कंटिन्यूटी को पहले नहीं पढ़ाता हूँ, डिफरेंशिएशन ही पहले पढ़ाता हूँ। कारण ये होता है कि कंटिन्यूटी थोड़ा सा लिटिल बिट टेक्निकल है, ज्यादा टेक्निकल इन कंपैरिजन और डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन इज इजियर देन कंटिन्यूटी, ठीक है। तो जो इजी टॉपिक है उसको हम पहले कर लेते हैं, और फिर दूसरी बात यह है कि डिफरेंशिएशन समझने के लिए बहुत ज्यादा कंटिन्यूटी की जरूरत होती नहीं है, ठीक है, हल्की बहुत होती है, जो होती है अभी तक तो आई नहीं है, अब थोड़ी सी आ रही है तो मैं बता रहा हूँ। बट कीप इन माइंड कि हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कंटिन्यूटी को इन चैप्टर नंबर 6, क्लियर। तो अभी थोड़ा सा समझ लेते हैं, जितना मीन वैल्यू थ्योरम को समझने के लिए जरूरी है, क्योंकि मैंने कहा है रट लो, लेकिन रटने का मतलब ये नहीं है सब कुछ रट लो, उसका लॉजिक तो एटलीस्ट हमें पता होना ही चाहिए, बेस तो पता होना ही चाहिए ना, जितना पता कर सकते हो उतना तो पता कर ले। किसी से रटने में भी आसानी हो, एक चीज है जिसका आपको पता है फिर रटते हो, एक चीज है जिसका आपको कुछ भी नहीं पता होता है फिर रटते हो, तो दिक्कत हो जाती है ना। देखो पहली बात ये कही जाती है मीन वैल्यू थ्योरम में, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। अब फंक्शन कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है, मान लेते हैं ये हमारी एवरेज कॉस्ट है। अब कोई फंक्शन अगर बीच में से कहीं टूटा हुआ नहीं होता है, तो उस फंक्शन को हम लोग कॉन्टिन्यूअस फंक्शन कहते हैं। अब ये जो हमारी एवरेज कॉस्ट है ये कॉन्टिन्यूअस है, तो कॉन्टिन्यूअस हमें बहुत सी बात चेक करना होता है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या फिर कॉन्टिन्यूअस नहीं है। अब अगर मैं बात करूं, जब हम कॉस्ट की बात करते हैं तो हम लोग यहाँ पर क्वांटिटी दिखाते हैं, यहाँ पर कॉस्ट दिखाते हैं, तो ये तो क्वांटिटी 1 है, ये क्वांटिटी 2 है, ये क्वांटिटी 3 है, डॉट 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 ऐसे चलते जाएंगे, तो हम कहां तक चले जाएंगे, इंफिनिटी तक। तो क्या कोई इंफिनिटी आउटपुट प्रोड्यूस कर सकता है, कोई इंफिनिटी आउटपुट प्रोड्यूस नहीं कर सकता, इट्स नॉट पॉसिबल। तो किसी भी कंपनी की, किसी भी बिजनेसमैन की एक लिमिट होती है कि भाई वो मैं यहां से यहां तक प्रोड्यूस कर सकता हूं, मेरी
पास इतने रिसोर्सेस है, मेरे पास इतना पैसा है, मैं इतना प्रोड्यूस करूंगा। तो पहली बात तो ये, आमतौर पर इकोनॉमिक्स में हम इन्फिनिटी फंक्शंस तक कम स्टडी करते हैं, ऐसे बहुत ही कम केस होते हैं। ठीक है, हम एक लिमिट ले लेते हैं, मैं यहाँ से यहाँ तक मैं स्टडी करूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपनी लिमिट ले लेता हूँ कि 10 से लेकर और मैं 70 तक, यहाँ ले लेते हैं 10, मैं 10 से 70 तक स्टडी करूंगा। ठीक है, तो जब हम स्टडी करते हैं तो हमें पहले देखना होता है जिस फंक्शन की हम स्टडी कर रहे हैं ये यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यू है, बीच में ब्रेक तो नहीं है। क्योंकि अगर बीच में फंक्शन आपका टूटा हुआ है ना तो फिर हमारी स्टडी हो नहीं पाती है। अगर आप लोग किताबें पढ़ते हो इकोनॉमिक्स की तो आपको पता होगा जब भी हम लोग रिसर्च करते हैं किसी भी टॉपिक पर तो उसमें एक कंडीशन होती है। कंडीशन ये होती है कि रिसर्च के दौरान, स्टडी के दौरान हमें नॉर्मल ईयर लेना है, यानी एक सामान्य वर्ष लेना है, एक सामान्य साल लेना है। हम ऐसे साल की स्टडी नहीं करेंगे जिसमें भूकंप आया है, हम ऐसे साल की स्टडी नहीं करेंगे जिसमें महामारी आई है, हम ऐसे साल की स्टडी नहीं करेंगे जिसमें सूखा पड़ गया है, क्योंकि ये एक एबनॉर्मल सिचुएशन होती है। और ऐसा तो हो सकता है, देखिए आप समझने की कोशिश करना, कई बार स्टूडेंट्स हम समझाना कुछ चाहते हैं, समझ कुछ लेते हैं। मैंने कहा कि हम इकोनॉमिक्स में ऐसी चीज, ऐसे साल नहीं लेते, ऐसी सिचुएशन नहीं लेते जो नॉर्मल नहीं है, जैसे सूखा, बाढ़, कोई महामारी आ गई। लेकिन इन चीजों की अलग से रिसर्च होती है। जैसे अगर मुझे ये इफेक्ट, मुझे ये स्टडी करनी है, मेरी रिसर्च ये है कि भाई आप ये बताओ कोविड के दौरान इंडिया में कितनी जीडीपी का लॉस हुआ, तो मैं रिसर्च करूंगा, कोविड के टाइम की ही करूंगा स्पेशली। बट हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम एक नॉर्मल सिचुएशन की बात कर रहे हैं। जैसे अगर मैं ये देखना चाहता हूं कि भारत की जीडीपी किस स्पीड से बढ़ रही है, किस स्पीड से बढ़ रही है सिंस 1947, यानी सिंस इंडिपेंडेंस, जब से हम आजाद हुए हैं, जब से हमें स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई है, तब से अभी तक हम हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट किस स्पीड से बढ़ रही है। तो सामान्य सिचुएशन की बात हो रही है। इसमें मैं ऐसी सिचुएशन इग्नोर करूंगा जब हम बाढ़ में गए हैं, जब हमारी लड़ाई हो गई है, क्योंकि जैसे पाकिस्तान चाइना से हमारी लड़ाई हुई है, हमारी पाकिस्तान चाइना से लड़ाई हुई थी 2 बार, तो 2 बार आपको पता है हमारे यहाँ पर, हमारे देश में 5 ईयर प्लानिंग होती है जिसको हम पंचवर्षीय योजना कहते हैं। तो 5 ईयर प्लानिंग भी हमारे देश में नहीं बनी थी, उसको छोड़ दिया गया था, गैप दे दिया गया था, और उसकी जगह 5 ईयर प्लानिंग की जगह एक एक साल की प्लानिंग करी गई थी। उस दौरान 3 प्लानिंग हुई थी, एक एक साल की, ब्रेक आ गया था। तो अगर आप 5 ईयर प्लानिंग पढ़ोगे ना तो आप देखोगे इसमें 2 बार ब्रेक आ गए थे। किसकी वजह से? युद्ध की वजह से। एक बार चाइना के साथ हमारा वॉर हो गया था, एक बार हमारा पाकिस्तान के साथ हो गया था। तो जनरली हम इस तरह की सिचुएशन को अवॉइड करते हैं। अवॉइड क्यों करते हैं? क्योंकि इस तरह की सिचुएशन में फंक्शन ब्रेक हो जाता है। जैसे भी कोविड आया, तो कोविड में आपको पता है 3 महीने सारी चीजें ऑलमोस्ट बंद रहेगी, ठीक है, एसेंशियल सर्विसेज को छोड़ के। तो प्रोडक्शन का रुक गया, एसेंशियल सर्विस को छोड़कर बाकी चीज का रुक गया, ब्रेक हो गया ना बीच में। तो ब्रेक हो गया तो मैं उसकी स्टडी नहीं कर पाऊंगा। ऐसे ही कभी किसी देश में बहुत सूखा पड़ गया या किसी स्टेट में बहुत सूखा पड़ गया, तो चीजें नॉर्मल नहीं है, तो वहां पे हम स्टडी को इग्नोर करते हैं, एक जनरल स्टडी को। अगर हमें सूखी के ही इम्पैक्ट जानने हैं तो फिर हम उस स्टडी को करेंगे, पर जनरल स्टडी हम इग्नोर करते हैं। तो इसलिए हम हमेशा जब स्टडी करते हैं तो हमारी कंडीशन ये होती है कि हमारा फंक्शन उस टाइम पे कंटिन्यू होना चाहिए, किसी वजह से फंक्शन हमारा ब्रेक नहीं हो गया। पहली चीज ये है। अब कंटिन्यूटी हम एक यहां से लेके यहां तक 2 पॉइंट्स के बीच में देखते हैं। तो ये जो यहां से लेके यहां तक है 2 पॉइंट्स के बीच में, हम इसको इंटरवल कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरवल। अब इंटरवल 2 तरह का होता है। 10 से 70 के बीच में। 10 से 70 का बीच का मतलब ये है कि मैं 10.1 से स्टार्ट करूंगा और मैं 69.99 तक लूंगा। 10 से 70 के बीच का मतलब है मैं 10 को नहीं लूंगा और मैं 70 को भी नहीं लूंगा, मैं 10 और 70 के बीच की डिजिट लूंगा, यानी 10 और 70 के बीच में लूंगा। तो जब इस तरह का इंटरवल होता है कि हमें कहां से लेना है, मेरी जो Q की वैल्यू होगी वो क्या होगी? 69.99 बिटवीन 10.1 टू 69.99। ये एक इंटरवल है। इस तरह के इंटरवल को हम अपर इंटरवल कहते हैं। क्या कहते हैं?
ओपन इंटरवल, इसको हम ओपन इंटरवल बोलते हैं। अब कई बार ऐसा भी होता है, हम ये कहते हैं हम 10 to 70 के बीच में नहीं लेंगे, हम लेंगे 10 to 70। क्या लेंगे? 10 to 70। तो इस केस में Q की वैल्यू कैसे होगी? आप 10 इसके नीचे इक्वल का साइन आ जाएगा, मतलब आप 10 भी लोगे और 10 से बड़ी वैल्यू लोगे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप 70 लोगे और यहाँ भी इक्वल का साइन आ जाएगा, यानी Q की वैल्यू 70 और 70 से छोटी, Q की वैल्यू 10 और 10 से बड़ी। इस तरह के इंटरवल को क्लोज इंटरवल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोज इंटरवल। तो क्लोज इंटरवल में आप 10 और 70 को भी लोगे, ओपन इंटरवल में आप 10 और 70 को ले लेते, 10 से बड़ी वैल्यू लेते और 70 से छोटी लेते। तो जो क्लोज इंटरवल है, ये फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूअस होगा क्लोज इंटरवल पर। और मैंने यहाँ पर क्यों लिया है, बट हमारा जो फंक्शन होता है, अगर y f(x) लेंगे तो फिर मैं क्यों नहीं लूंगा, मैं x ले लूंगा, और x की जो वैल्यू होगी वो इंटरवल हम a और b ले लेते हैं। कुछ भी हो सकता है, जैसे मैंने 10 और 70 लिया है, पर जनरलाइज करने के लिए हम 10 और 70 ना लेके हम लोग ले लेते हैं a और b। तो ये इक्वल का साइन है ना, क्लोज इंटरवल है। तो मीन वैल्यू थ्योरम ये कहती है, पहली बात तो इसकी ये कि आपका फंक्शन कंटिन्यू होना चाहिए क्लोज इंटरवल पर। अच्छा, क्लोज इंटरवल को लिखने का एक तरीका ये भी होता है, ऐसे वाला ब्रैकेट लगा सकते हो। इसका मतलब आप चाहे ऐसे लिखो, ये भी क्लोज इंटरवल है, या फिर आप ऐसे लिखो, ये भी क्लोज इंटरवल है। इनको लिखने के दो तरीके हैं, ठीक। दूसरी सिचुएशन ये है, जो मीन वैल्यू थ्योरम है उसकी दूसरी कंडीशन ये है, पहली कंडीशन तो वही आपका फंक्शन कंटिन्यू होना चाहिए क्लोज इंटरवल पे, इंटरवल हमने इसी भी लिया है। दूसरी कंडीशन ये है कि f(x) इज डिफरेंशिएबल। f(x) इज डिफरेंशिएबल का मतलब आपका फंक्शन कंटिन्यू तो है, लेकिन आपका फंक्शन ऐसा भी है जिसका डिफरेंशिएशन करना पॉसिबल है, यानी ये एक ऐसा फंक्शन है जिसका रेट ऑफ चेंज आप निकाल सकते हो, जिसका रेट ऑफ चेंज आप निकाल सकते हो, ठीक है। रेट ऑफ f(x) इज डिफरेंशिएबल एट, यानी कि f(x) का आप डिफरेंशिएशन कर सकते हो और उसका भी एक इंटरवल है, लेकिन आपकी ये जो इंटरवल है ये ओपन इंटरवल है। ये ओपन इंटरवल को हम ऐसे लिखते हैं a b, और यहाँ इक्वल का साइन नहीं आता है। क्लोज इंटरवल में इक्वल का साइन आता है, ओपन इंटरवल में इक्वल का साइन नहीं आता है। क्लोज इंटरवल को लिखने के दो तरीके हैं, ओपन इंटरवल लिखने के तीन तरीके, एक ये तरीका, एक ये तरीका और एक ये तरीका। ये तीनों तरीके किसको लिखने के हैं? ओपन इंटरवल। इंटरवल का मतलब यहां से लेकर यहां तक, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। तो मीन वैल्यू थ्योरम ये कहती है कि आपका फंक्शन क्लोज इंटरवल पे तो कंटिन्यू होना चाहिए, ओपन इंटरवल पे डिफरेंशिएबल होना चाहिए। अगर ये दो कंडीशन आपकी मैच होती हैं, अगर ये दो कंडीशन आपकी मैच होती है, तो x की आप एक वैल्यू निकालो, वो वैल्यू c नाम दे रहे हैं हम, उस वैल्यू को हम नाम क्या दे रहे हैं? c नाम दे रहे हैं। कि अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो आप x की एक वैल्यू निकालोगे, वो वैल्यू 2 3 4 5 6 7 कुछ भी हो सकती है, बट हमने नाम क्या दे दिया है? c दे दिया है एटलीस्ट। और ऐसी एक वैल्यू होगी, कितनी वैल्यू होगी? एक, कम से कम एक, दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है, चार भी हो सकती है, पांच भी हो सकती है। x की एक c वैल्यू आएगी, कम से कम एक, बाकी कितनी भी हो सकती है, एटलीस्ट वन। अब ये c वैल्यू क्या होगी? ये c वैल्यू हमेशा b और a के बीच में आएगी। क्या आएगी? हमेशा a और b के बीच में आएगी। कहने का मतलब ये है कि अगर एक फंक्शन है और मैं ये मान लेता हूं कि आपको जो इंटरवल दिया हुआ है क्लोज इंटरवल वो 7 और 11 है, तो ये थ्योरम ये कहती है आपको x की एक वैल्यू मिलेगी, और x की जो भी वैल्यू मिलेगी, यहाँ तो c मान है, पर रियलिटी में जो भी वैल्यू होगी वो 7 और 11 के बीच में आएगी। जो भी वैल्यू x की 7 और 11 के बीच में, उसको हम c मान रहे हैं। कुछ नाम देना पड़ेगा, तो नाम हमने c दे दिया। अब ये जो भी वैल्यू आएगी वो हमेशा 7 और 11 के बीच में होगी। कम से कम एक वैल्यू तो ऐसी आएगी ही जो 7 और 11 के बीच में होगी। बाकी ऐसी वैल्यू दो भी हो सकती हैं, ऐसी वैल्यू तीन भी हो सकती हैं, ऐसी वैल्यू चार भी हो सकती हैं,
ऐसी वैल्यू 5 भी हो सकती है। ऐसी कितनी वैल्यू होगी डिपेंड करता है फंक्शन के टाइप पर, एटलीस्ट एक वैल्यू तो होगी ही। अब बात यह है कि x की जो वैल्यू आप बता रहे हो इन दोनों के बीच में होगी, कहां से आएगी, निकालेंगे कहां से? तो मीन वैल्यू थ्योरम उसके लिए ही फॉर्मूला देती है। वो फॉर्मूला क्या होता है वो समझ लेते हैं। वो फॉर्मूला होता है एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए बी माइनस सी, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, थ्योरम समझ लो। मैं एक एग्जांपल देता हूं, न्यूमेरिकल आपके पेपर में कहीं कभी आया नहीं है, ठीक है, कभी आएगा भी नहीं, बट मैं एक एग्जांपल से आपको समझा देता हूं फिर भी। तो ध्यान रखना है, मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहती है, आपसे कहती है कि आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है ए और बी के बीच में क्लोज इंटरवल पर। ए और बी कुछ भी एक नंबर हो सकते हैं, क्वेश्चन में दिए होते हैं, बेसिकली क्वेश्चन में दिए होते हैं, मतलब फंक्शन जिस वैल्यू पे आप चेक करना चाहते हो ए और बी वो वैल्यू है, डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल पर। और इस फॉर्मूले को यूज करके आप c की वैल्यू निकाल सकते हो। अच्छा, ये फॉर्मूला क्या है, जैसे मान लो आपको फंक्शन दिया है f(x = x + 1), मैं ये मान लेता हूँ ये फंक्शन है, और आपको जो इंटरवल दिया है ए बी दिया फॉर एग्जांपल 3 और 4 मान लेता हूँ, मुझे पता नहीं है, देखो ये ही है, कुछ भी हो सकता है। तो एफ बी का मतलब क्या है, फंक्शन में x की जगह 3 डाल दो, सॉरी 4 डाल दो। एफ ए का मतलब क्या है, फंक्शन में x की जगह 3 डाल दो। b माइनस ए का मतलब 4 माइनस 3 हो गया। और एफ डैश सी का मतलब ये है कि आप पहले फंक्शन का डेरिवेटिव करो और x की जगह c डाल दो। ठीक है, तो ये थ्योरम है, इस थ्योरम को कोई प्रूफ नहीं है, आप सीधी सीधी थ्योरम ये दे रखी है। समझाया कैसे है आपकी बुक में वो समझ लेते हैं, बाकी थ्योरम मैंने आपको समझा दिया। थ्योरम है if fx is continuous at closed interval, fx is differentiable at open interval, then at least one value of x, that is c, exists between a and b। अब आपकी बुक में जो समझाया है वो समझ लेते हैं। देखो, मीन वैल्यू थ्योरम जो निकलती है ना, मीन वैल्यू थ्योरम निकलती है बेसिकली और टेलर सीरीज को यूज करके। तो टेलर सीरीज में अगर हम कुछ कैलकुलेशंस करते हैं, कुछ एडजस्टमेंट करते हैं, तो हमें मीन वैल्यू थ्योरम निकल मिल जाती है। वो एडजस्टमेंट क्या है, वो कैलकुलेशन क्या है, दैट इज बियॉन्ड द सिलेबस, ये सिलेबस में नहीं है। देखो, ये फोटो मैंने आपकी बुक से खींची है, बेसिकली हमारे ऐप पर इग्नू के सभी सब्जेक्ट्स का ई कंटेंट पड़ा हुआ है, तो वहां से मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है, लिखा हुआ है इसमें, है ना, साफ साफ पढ़ लो, है ना। ठीक है, बट थोड़ा सा इन्होंने हिंट दिया है, कैलकुलेशन तो पूरी नहीं बताई है। इन्होंने ये कहा है कि अगर हम टेलर सीरीज में n की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं तो हमें फंक्शन मिलेगा f(x) = fa = r0, ये दिया है। और जो r0 होगा f डैश a x माइनस a, क्यों होगा क्यों नहीं होगा, ये सब कहानी का प्रूफ इन्होंने दिया नहीं है, लिख दिया है, सिलेबस के बाहर है, सिलेबस के बाहर है इसलिए हम पढ़ेंगे नहीं। तो सॉरी, ये प्लस है, f(x) = fa r0, और r0 की वैल्यू ये है। इस इक्वेशन में f(x) = fa ऐसे रहेगा, r0 की ये वैल्यू मैं पुट कर दूंगा क्या, प्लस f डैश a यानी प्राइम x a, ये वैल्यू हमारी आ गई है, fx की ये वैल्यू हमारे पास आ गई है। ठीक, अब इस वैल्यू में ये जो मैंने ऊपर फंक्शन लिखा हुआ है, अगर इस फंक्शन में मैं थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करता हूँ, थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट, जैसे हमें इंटरवल a और b दिया है, तो यहाँ पे x की जगह मैं पुट करता हूँ b, और इसको हम a ही रहने देते हैं, और यहाँ पे हम पुट करते हैं c,
ए की जगह x को मैंने b माना है ना, तो यहाँ पे भी b ही लिखेंगे, ठीक है। फिर ये एफ बी, इस एफ को लेके आएंगे लेफ्ट साइड में, और राइट साइड पे आपके पास ये बचा b माइनस ए, एफ ए माइनस एफ बी, ये b माइनस ए यहाँ पे ले आएंगे हम लोग नीचे, यहाँ पे आपके पास ये बचा एफ सी। अब मैंने क्या करा था, मैंने क्या मतलब जो लिखने का सही तरीका है, हम एफ प्राइम सी को लेफ्ट साइड पे लिखते हैं, और एफ बी है ये बी है, ये इधर आया, तो एफ बी माइनस ए को हम लोग यहां लिख लेंगे b माइनस ए, यानी बेसिकली राइट वाली साइड पे राइट वाली वैल्यू में लेफ्ट साइड पे ले आया हूं, लेफ्ट वाली वैल्यू में राइट साइड पे लेके आ गया हूं। ये फंक्शन है, ये फॉर्मूला आ गया है जिस फॉर्मूले की हेल्प से हम लोग c की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब मीन वैल्यू थ्योरम को निकालने का एक और भी तरीका है। मीन वैल्यू थ्योरम ये जो मैंने लिखी है यहाँ पे, ये इसको लिखने का एक और तरीका है, एक और फॉर्म है इसकी। वो फॉर्म क्या है मैं आपको बता देता हूं। वो फॉर्म ये कहती है, नमस्ते दोस्तों, इको.com आपके लिए गुड न्यूज लाया है। अगर आप इग्नू से एमए इकोनॉमिक्स कर रहे हो और फर्स्ट ईयर में हो, आप चाहते हो कि आपके असाइनमेंट में अच्छे नंबर आए, तो हम आपके लिए असाइनमेंट लाए हैं फर्स्ट ईयर के, जिसका एमआरपी सिर्फ 350 रुपए है। 350 रुपए में आपको सभी सब्जेक्ट के असाइनमेंट मिलेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक आप देख लीजिएगा। इसी के साथ हम लोग एमएससी 002 मैक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस के प्रीवियस 12 क्वेश्चंस के पेपर का सॉल्यूशन लाए हैं, जिसका एमआरपी है सिर्फ 200 रुपए। ज्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक आप देख लीजिए। वो ये कहती है सिंस, क्योंकि हम ये बात जानते हैं सी की जो भी वैल्यू होगी वो ए और बी के बीच में ही होगी, है ना। मीन वैल्यू थ्योरम यही तो कहती है कि x की वैल्यू c के इक्वल होगी, जो भी वैल्यू होगी वो वैल्यू b के बीच में होगी, ठीक है। और ये जो c है, इस c को हम ऐसे लिख सकते हैं a प्लस थीटा b माइनस a। ये मैंने ऊपर भी बताया था रिमाइंडर के टाइम पर, ठीक है। और ये भी बताया था थीटा की वैल्यू 1 और 0 के बीच में होगी। प्रूफ इसका नहीं है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, ये जो आपका b माइनस a है, b माइनस a, देखो एक बात समझ लेते हैं, b माइनस a को हम h मान रहे हैं। h क्यों मानते हैं समझते हैं। मान लेते हैं फंक्शन है और ये 9 है और ये हो गया आप सॉरी ये 10 है और फॉर एग्जांपल 70, इसके बीच का डिफरेंस क्या है 60 है। तो ये कैसे निकाला आपने, ये 70 में से आपने 10 को सब्ट्रैक्ट करा, ये a है ये b है, तो b माइनस a यानी 70 माइनस 10 इज इक्वल टू 60। h क्या है, h का मतलब हाइट है। हाइट का मतलब क्या होता है, हाइट यानी यहां से यहां तक की हाइट। अगर इस चीज को मैंने यहां पर लिया है, यहां की जगह मैं इस चीज को, ये फंक्शन है, मैं इसको यहां पे ले लूं, यहां पे ये 10 और ये 70, ये a और b, तो अगर मैं ये वाला गैप लूं जैसे ये लिया था, तो ये हाइट हो जाएगी हाइट। इसलिए इसको h से डिनोट करा है। h से डिनोट करने का मतलब क्या है, बेसिकली बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू आप घटा रहे हो। जो आपका बड़ा इंटरवल है, इंटरवल के बीच का गैप है, h मतलब गैप, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो हमारे पास है c किसके इक्वल है, इसके इक्वल, c इसके इक्वल आ गया। तो ये जो c है, c इज इक्वल टू a प्लस ये है थीटा, b माइनस a को हमने क्या मान लिया है, हमने h मान लिया है, b प्लस a को हम लोगों ने मान लिया है h। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, ये जो मेरे पास वैल्यू थी f डैश c, ये f डैश c की वैल्यू हम क्या पुट कर लेंगे a प्लस थीटा h, और ये जो आपकी b माइनस a है वैल्यू, ये b माइनस a, देखो यहां से b माइनस a h है ना। अगर मैं यहां से b की वैल्यू निकालना चाहता हूं, h को राइट साइड पे भेजूंगा, तो राइट साइड पे a जो आएगा ये हो जाएगा a प्लस h। तो f डैश c की वैल्यू मैंने क्या पुट कर दी, c की वैल्यू ये थी और b माइनस a को हमने h माना, तो c की ये वैल्यू है, ये हमने यहां पुट कर दी। इसके बाद राइट साइड पे आपका b है, तो b किसके इक्वल हो गया, a प्लस h के, तो b की वैल्यू मैं क्या रख रहा हूं, a प्लस h। अब क्या है आपका fa, तो ये जो fa है ये आपका fa ही रहेगा। ये b माइनस a को क्या माना है, b माइनस a को माना है हमने h। इस h की मैं यहां मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर f प्राइम a
प्लस थीटा एच इंटू एच, और इधर आपके पास बच गया है एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए। ठीक है, इस एफ ए को भी आप इस साइड लेके आ जाना, तो एफ प्राइम ए प्लस थीटा एच, ठीक है, इंटू एच, और ये एफ ए इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, इधर आपके पास राइट साइड पे ए प्लस एच बनेगा। अब ये जो एच है, इस एच को हम इधर लिख रहे हैं क्योंकि मल्टीप्लाई में आगे पीछे लिख सकते हैं, और ये एफ ए जो बाद में लिखा हुआ है, इस एफ ए को भी हम यहां लिख लेते हैं। तो ये मेन वैल्यू थ्योरम को लिखने का एक दूसरा तरीका है ये। तो मीन वैल्यू थ्योरम को लिखने का दूसरा तरीका क्या है, ये जो हमारे पास राइट साइड वाली वैल्यू है, इसको हम आपके लेफ्ट साइड पे लिख लेंगे a प्लस एच, ये वाली जो वैल्यू है आपके पास एफ ए प्लस एच एफ प्राइम ए प्लस थीटा एच, इस वैल्यू को आप लोग लिख लोगे, ये लेफ्ट वाली वैल्यू राइट साइड पे, ये हो गया मीन वैल्यू थ्योरम को लिखने का दूसरा तरीका हो गया। अब ये हमारा जो चैप्टर है, ये चैप्टर खत्म हो गया है, बस इसमें एक लास्ट टॉपिक है, टॉपिक का नाम है एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल, तो एल हॉस्पिटल रूल के बारे में मैंने सबसे पहले पढ़ा था 12th क्लास में। तो जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो काफी ज्यादा इमेच्योर थे, इमेच्योर मतलब स्कूल में तो स्कूल के स्टूडेंट ही जैसा होता है, स्टूडेंट उतनी ज्यादा अकल नहीं होती है। तो 17-18 साल की एज होती है उस टाइम पर, तो 12th क्लास में 17-18 साल की एज थी हमारी भी। तो जब भी हम लोग इस टॉपिक को पढ़ते थे ना, एल हॉस्पिटल रूल, तो इसको पढ़ने के बाद पता नहीं क्यों थोड़ी देर के लिए हम लोग मैथमेटिक्स से बाहर निकल जाते थे, अजीब अजीब तरह की कुछ फीलिंग्स हमारे दिमाग में आती थी। किस किस तरह की फीलिंग्स आती थी वो मैं समझा नहीं पा रहा हूँ आपको। तो एल हॉस्पिटल रूल होता क्या है ये समझ लेते हैं, और एल हॉस्पिटल रूल्स को समझने के साथ साथ ही लिटिल बिट थोड़ा बहुत मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा लिमिट और कंटिन्यूटी, चैप्टर नंबर 6 में पढ़ेंगे। थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। कभी कभी कुछ इस तरह के क्वेश्चंस हमारे पास होते हैं, जैसे आपसे कहा जा रहा है इवैल्यूएट, और लिख दिया है ये लिखा है, इसको पढ़ते हैं लिमिट, और ये जो साइन है ना, ये वाला साइन, ये साइन को पढ़ते हैं टेंड्स टू या फिर अप्रोचेस टू। ठीक है, तो इसको पढ़ेंगे लिमिट टेंड्स टू 0 या फिर अप्रोचेस टू। इस तरह के क्वेश्चंस में क्या करना होता है डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 में। जहां पर भी x है वहां पर आप 0 पुट कर दो, तो मैं 0 पुट करूंगा, 0 का स्क्वायर, यहाँ पे 0 पुट करूंगा 2, 0 का स्क्वायर 0, 3 into 0 0, और आपका आंसर आ गया 2। अगर यहाँ पे 1 दिया है तो हम 1 पुट कर देंगे, 3 into 1 3, 1 का स्क्वायर 1, और ये आ गया आपके पास 6। तो ये लिमिट के क्वेश्चंस होते हैं। कई बार लिमिट के क्वेश्चंस कुछ इस तरह से होते हैं, जैसे एक क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, ये क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो सबसे पहला क्वेश्चन रैशनल फंक्शन की फॉर्म में है। रैशनल फंक्शन का मतलब होता है एक वैल्यू ऊपर है, एक वैल्यू नीचे है। ऊपर वाली वैल्यू को न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वाली वैल्यू को डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो लिमिट है, लिमिट को ऊपर नीचे दोनों जगह लिख लेंगे ऐसे। तो लिमिट ऊपर भी आ गई है, लिमिट नीचे भी आ गई है। ठीक है, अब अगर मैं ऊपर लिमिट पुट करूंगा तो x की वैल्यू 0 पुट कर दी, नीचे भी x की वैल्यू 0। अब e की पावर 0 है, किसी भी डिजिट की पावर 0 उसकी वैल्यू 1 होती है।
नीचे 0 है, ऊपर 1 माइनस 1 हो गया 0। तो अगर कभी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आता है कि जिसमें x की वैल्यू पुट करने पर यानी लिमिट पुट करने पर आपके पास क्वेश्चन है 0 डिवाइडेड बाय 0 या फिर इंफिनिटी डिवाइडेड बाय इंफिनिटी, तो ये जो हमारा आंसर होता है ये आंसर नॉट डिफाइन होता है। नॉट डिफाइन मतलब हम किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंचे, हम इसको डिफाइन नहीं कर पा रहे, हम बता नहीं पा रहे ये क्या है। तो इस तरह के सॉल्यूशन का कोई मतलब नहीं है। तो फिर क्या है, फिर हम लोगों ने एक अलग तरीका निकाला है। वो तरीका ये है कि आपको क्या करना है, आप ये जो पहले ऊपर वाली वैल्यू है, जो भी ऊपर वाली वैल्यू इसका डेरिवेटिव कर लो। ऊपर जो वैल्यू है इसका क्या कर लो, डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में। नीचे वाली वैल्यू का भी डेरिवेटिव कर लो। तो ऊपर e x माइनस 1 का डेरिवेटिव, नीचे x का डेरिवेटिव। ये हो गया x का डेरिवेटिव, इसका पहले डेरिवेटिव कर लो, साथ में लिख लो लिमिट। नीचे भी ऐसे ही कर लो, लिमिट और डेरिवेटिव। अब ये कहता है कि आप ना लिमिट लो मत, पहले आप डेरिवेटिव कर लो। तो मैं डेरिवेटिव कर लेता हूं। तो अगर मैं डेरिवेटिव करूंगा तो ex का डेरिवेटिव क्या होता है, ex ही होता है। लिमिट को ऐसे लिखा रहने देना साथ में, ex का डेरिवेटिव ex और 1 का डेरिवेटिव 1 कांस्टेंट है 0। नीचे भी लिमिट हम ऐसे लिख लेंगे जैसी है, और x का डेरिवेटिव 1 हो गया। थोड़ा और ये x का डेरिवेटिव 1। तो हमने करा क्या, हमने ऊपर वाले का डेरिवेटिव करा, नीचे वाले का, साथ में लिमिट हम लिख के रख लेते हैं। उसके बाद ये हो गया है लिमिट। अब ex माइनस 0 तो ex ही रहेगा, नीचे 1 तो 1 ही रहेगा। अब देखो नीचे क्या है, हम लिमिट कहां पुट करेंगे, लिमिट पुट करेंगे जहां पर x हो। तो नीचे x तो है नहीं, तो नीचे अब लिमिट का कोई मतलब है नहीं, क्या नीचे से आप चाहो तो लिमिट हटा लो, 1 है, सिर्फ 1 बचा। और किसी डिजिट को 1 से डिवाइड करो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरह से पूरा पोर्शन ही नीचे वाला खत्म हो गया। अब अगर मैं यहाँ पर मैंने क्या करा, ऊपर वाली और नीचे वाली वैल्यू का डेरिवेटिव करा। मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ऐसा कहा गया है, ऐसा कहा यह जाता है कि अगर आप लिमिट का क्वेश्चन कर रहे हो और लिमिट पुट करने पर आंसर 0/0 आ जाए तो आप लिमिट पुट मत करो, आप पहले ऊपर नीचे का डेरिवेटिव कर लो। डेरिवेटिव करके जितना सिंपलीफाई हो सकता है सिंपलीफाई कर लो, उसके बाद लिमिट पुट करो। तो अब लिमिट पुट कर लेते हैं, e की पावर 0 पुट कर दी। e की पावर 0 किसी भी चीज की पावर, उसकी वैल्यू 1। तो पहले हमारा आंसर 0/0 था जिसका कोई मतलब नहीं था, हमारा आंसर आ गया है 1। तो हमें 0/0 की सिचुएशन खत्म करनी थी, वो हमने खत्म कर दी है। अब हमने क्या करा, क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होता है जनरल तरीके से, बट क्योंकि जनरल तरीका हमें एक ऐसा रिजल्ट दे रहा था जिसका कोई मतलब नहीं था, नॉनसेंस था, सेंसलेस था, तो हमने कुछ चेंज करे और एक ऐसा रिजल्ट लेके आए जिसका कोई सेंस है, कोई मतलब है। अब ये जो हमारा तरीका है इसी को बोलते हैं एल हॉस्पिटल रूल। ठीक है, इसको बोला जाता है एल हॉस्पिटल रूल। तो इस एल हॉस्पिटल रूल में हम करते क्या है कि इस एल हॉस्पिटल रूल में एक आ जाता है कि मान लो आपके पास एक फंक्शन है और फंक्शन है gx hx, यानी एक फंक्शन रैशनल फंक्शन है। रैशनल फंक्शन का मतलब इसमें ऊपर भी एक फंक्शन है, नीचे भी एक फंक्शन है, और ध्यान रखना नीचे वाला फंक्शन कभी जीरो नहीं होना चाहिए। मैथ में कोई भी ऐसे एक्सप्रेशन जिसमें जो रेशो की फॉर्म है उसमें नीचे वाला एक्सप्रेशन कभी जीरो नहीं होना चाहिए, तो जीरो नहीं है। तो कहा ये जाता है, हॉस्पिटल रूल कहता है अगर आपके पास ऐसा फंक्शन है और आप इसमें लिमिट लेते हो और लिमिट लेने पर ऊपर या फिर नीचे या फिर दोनों जगह 0/0 बन जाए, तो हम लोग इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। देखो क्वेश्चन क्या था, राइट शॉर्ट नोट ऑन एल हॉस्पिटल रूल, पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, तो सॉरी ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन आया कैसे है नीचे देख लो, राइट शॉर्ट नोट ऑन मीन वैल्यू थ्योरम एंड एल हॉस्पिटल रूल। तो मीन वैल्यू थ्योरम और एल हॉस्पिटल रूल को कंबाइन करके क्वेश्चन दिया है। मीन वैल्यू थ्योरम में करा चुका हूं, अब एल हॉस्पिटल रूल करा रहा हूं। तो एल हॉस्पिटल रूल क्या है,
लेट अस सपोज दैट, सबसे पहले आप एक फंक्शन को सपोज कर लो। फंक्शन सपोज ऐसा ही करना है जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, ऊपर वाले फंक्शन को मैं gx मान रहा हूँ, नीचे वाले फंक्शन को hx, और नीचे वाला फंक्शन जीरो नहीं होना चाहिए, इट इज नॉट इज इक्वल टू जीरो। अगर आपके पास ऐसा फंक्शन है और आप लिमिट लेते हो, लिमिट, इस केस में हम जो लिमिट ले रहे हैं वो लिमिट को हमने माना है x टेंड्स टू a, मतलब मैं तो इधर से रफ कर लेते हैं, ये तो हो गया, समझ में आ गया आपको, है ना। इस तरीका मान लो क्वेश्चन है और आपको fx की लिमिट लेनी है। लिमिट कुछ भी हो सकती है, हमने ये मानी a है, और आप लिमिट लेते हो ऊपर नीचे दोनों तरफ। हम लिमिट लेने के बाद या तो ये ऊपर वाली वैल्यू जीरो आ जाए, क्या आ जाए, जीरो, या तो जीरो आ जाए या फिर क्या आ जाए, इंफिनिटी आ जाए। या फिर लिमिट लेने पर जो आपका hx है वो जीरो आ जाए या इंफिनिटी आ जाए, या फिर ये दोनों ही जीरो और इंफिनिटी आ जाए, मतलब ऊपर वाला भी आ गया और नीचे वाला भी जीरो इंफिनिटी आ गया। तो हम लोग इसको इवेल्युएट नहीं कर पाएंगे। देखो, if both limit x tends to a gx and limit x tends to a hx approaches either 0 or infinity, then we cannot evaluate the limit x tends to 0 fx। तो हम इस केस में fx की जो लिमिट है इसको इवेल्युएट नहीं कर पाएंगे। इस केस में हम लोग क्या करेंगे, in this case एल हॉस्पिटल रूल स्टेट दैट, इस केस में एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है, एल हॉस्पिटल रूल ये कहता है कि आप ऊपर और नीचे दोनों का पहले डेरिवेटिव कर लो। ये प्राइम का साइन है, प्राइम का मतलब क्या है, डेरिवेटिव, मतलब आप इसका भी डेरिवेटिव कर लो, इसका डेरिवेटिव कर लो, उसके बाद लिमिट निकाल लो। ठीक है, अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो इफ लेटर लिमिट एग्जिस्ट, अगर डेरिवेटिव करने के बाद लिमिट आ सकती है तो आप निकाल दो, इसको हॉस्पिटल रूल कहते हैं। तो वो शॉर्ट नोट आएगा तो आपको लिखने के बाद एक एग्जांपल भी देना है। दो एग्जांपल मैंने दिए हैं, एक एग्जांपल तो मैं आपको समझा चुका हूं, दूसरा एग्जांपल भी मैं आपको समझा देता हूं। दूसरा एग्जांपल ये है, देखिए, मान लो आपको लिमिट सॉल्व करनी है 1 प्लस एक्स की पावर n माइनस 1, ये लिमिट सॉल्व करनी है। तो पहले हम डायरेक्ट पुट करके देखते हैं, 1 प्लस 0 n माइनस नीचे 0, तो 1 प्लस 0 1 की पावर n, देखो अब 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही रहता है, तो 1 माइनस 1 0, अगेन ये आ गया। तो यानी हम इसको वैल्यूएट नहीं कर पाएंगे। अब एल हॉस्पिटल रूल से करें, अगर एल हॉस्पिटल रूल, तो एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है कि आप ऊपर लिमिट ले लो बट पहले डेरिवेटिव कर लो, तो 1 प्लस एक्स की पावर n माइनस 1, इसका कर लो डेरिवेटिव। ऐसे ही नीचे भी क्या कर लो, लिमिट ले लो, बट लिमिट से पहले क्या कर लो, लिमिट से पहले आप x का डेरिवेटिव कर लो। ठीक है, तो क्या होगा, लिमिट ऊपर ऐसे रहने दो, ये n पावर आगे आएगी, एक पावर माइनस हो जाएगी, ब्रैकेट के अंदर वाले का डेरिवेटिव करेंगे तो 1 प्लस 0 आएगा, 1 प्लस 0 यानी 1, 1 के इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कोई मतलब नहीं है, 1 का डेरिवेटिव आपका इधर 0 हो गया, इसका है ना, आगे पावर 1 पावर माइनस यहां से 0, नीचे x का डेरिवेटिव हो गया आपके पास 1। ठीक है, तो
लिमिट ऐसी आ जाएगी आपकी, n ऐसी रहेगा, और यहाँ पे मैं लिमिट पुट कर देता हूँ, x की वैल्यू 1 पुट कर देता हूँ। तो हम जब 1 पुट करेंगे n 1 प्लस सॉरी x की वैल्यू 0 प्लस 1 की पावर n माइनस 1, और ये 0 खत्म हो गया। नीचे 1 है तो 1 x तो है ही नहीं, लिमिट ले ही नहीं पाओगे, नीचे 1 है, और नीचे 1 का कोई मतलब होता नहीं है, तो n 0 प्लस 1 1 होता है, नीचे 1 का कोई मतलब नहीं है, हटा दो। n 1 की पावर कुछ भी हो, चाहे n माइनस 1 है या कुछ हो, 1 1 ही रहता है। तो आप यहाँ पे 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो आंसर आएगा, आपका आंसर आएगा n। तो एल हॉस्पिटल रूल का जब हम यूज करते हैं तो पहले हमारा आंसर 0/0 आ रहा था, लेकिन अब 0/0 नहीं आ रहा है। तो ये जो हमारा चैप्टर था दोस्तों, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है, दैट वाज सिंपल डिफरेंशिएशन। अब जो नेक्स्ट चैप्टर हमें करना है वो करना है पार्शियल डिफरेंशिएशन। कल की क्लास स्टार्ट करते हैं। गुड नाइट।